A very good morning, namaskar, each and all. Ladies and gentlemen, welcome to the program. As we begin the program for today, I'd like to tell you that we all know that steel forms the backbone for the development of a nation. And this is very essential when we look from the point of view of galvanization of steel, that is, process of zinc coating, in order to ensure sustainability, longevity to all avenues wherein steel is used. Ladies and gentlemen, we all know that important structures like bridges, highways, buildings, roads are key for development of world-class infrastructure. And with zinc coating, world-class infrastructure can be built on sustainability, longevity. Ladies and gentlemen, on this note, a warm welcome to each and all for the inauguration of Asia's first continuous galvanized rebar प्रोडक्शन फैसिलिटी। स्वागत आप सभी का। The production facility is set up at Madhav KRG Group, Punjab, near Gobindgarh area, with the technical support of International Zinc Association, and this initiative is supported by Hindustan Zinc Limited. Ladies and gentlemen, esteemed audience, distinguished panelists, before we begin our journey for today, let's get to know the Madhav KRG Group with a small video. Let's have the video, please. आज के युग में जितनी तेजी से विश्व स्तर अथवा निर्माण जगत में परिवर्तन हो रहे हैं, उतनी ही तेजी से माधव केआरजी ग्रुप अपने ब्रांड ज्योति एक कदम आगे इन बदलती जरूरतों को अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट रेंज के साथ अपने कस्टमर्स तक पहुंचा रहे हैं। फिर चाहे वो आपके सपनों का घर हो या वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, आज ज्योति प्रोडक्ट्स की कंप्लीट रेंज स्टील इंडस्ट्री तथा अन्य क्षेत्र जैसे सड़क निर्माण, पुल, फ्लाईओवर्स, भव्य इमारतें, कृषि क्षेत्र इत्यादि में इस्तेमाल होने वाला एक लोकप्रिय प्रोडक्ट है। आइए आपको माधव केआरजी ग्रुप की दुनिया में ले चलें। जब विश्व नए दशक में कदम रखने जा रहा था, वहीं सन 2002 में माधव केआरजी ग्रुप ने अपने पहले प्लांट की स्थापना पंजाब राज्य में करी। ये प्लांट आधुनिक मशीनरी व स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से सुसज्जित है। अपनी क्वालिटी पर पूर्ण विश्वास के साथ आज ज्योति एक कदम आगे मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड के रूप में पहचाना जाता है। हमारी कंपनी के एमडी श्री सुधीर गोयल जी ने सही कहा, क्वालिटी मशीनों से भी कहीं पहले सोच में आती है। आज माधव केआरजी ग्रुप उत्तर भारत का सबसे बड़ा और मोस्ट एडवांस्ड इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है, जिसकी सालाना प्रोडक्शन कैपेसिटी 6.5 लाख मेट्रिक टन है और अभी तो ये एक शुरुआत है। माधव केआरजी ग्रुप की कोर वैल्यूज हैं इंटेग्रिटी, एक्सीलेंस, पेट्रियोटिज्म, एम्पावरमेंट, यूनिटी एंड ह्यूमिलिटी। माधव केआरजी ग्रुप के प्रोडक्ट्स क्वालिटी के हर मापदंड पर पूरे उतरते हैं। हमारे इंजीनियर्स तथा लैब टेक्नीशियन रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स तक की टेस्टिंग अपने ही प्लांट में मौजूद फुली इक्विप्ड मॉडर्न लेबोरेटरी में करते हैं। हमारे कस्टमर्स का हम पर पूर्ण विश्वास ही तो है जिसने आज हमें मोस्ट प्रेफर्ड ब्रांड एंड सप्लायर ऑफ स्टील प्रोडक्ट्स का दर्जा दिलवाया। तभी तो हमें विभिन्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से मान्यता प्राप्त है, जिसमें प्रमुख हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी,
इंडियन रेलवेज, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, पावर सेक्टर, CIDC, BIS, MES तथा अन्य संस्थान। आज इस मुकाम तक पहुंचने में एक बड़ा योगदान हमारे 800 प्लस डीलर्स का है, जिनका नेटवर्क समूचे भारत के 8 राज्यों में फैला हुआ है। ये मजबूत बंधन और विश्वास हमारी कोर वैल्यूज एंड पर्पस जॉय ऑफ गिविंग से प्रेरित है। हम सदैव राष्ट्र हित में काम करते हैं और आज समय की मांग है एक नए आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की। भारत सरकार के इस अभियान में हम अपना पूरा योगदान देने के लिए तत्पर हैं। आज ज्योति ब्रांड के प्रोडक्ट्स हर क्षेत्र में प्रमोट किए जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य है बी वोकल फॉर लोकल। So, ladies and gentlemen, you saw all the amazing work, ideas, mission of Madhav KRG Group. Ladies and gentlemen, once again, a warm welcome to all the esteemed dignitaries, panelists, guests present with us for the launch of the facility today. And as we commence the launch program today, ladies and gentlemen, I'd like to welcome Dr. Andrew Green, Executive Director of International Zinc Association, United States of America, for the welcome note. Ladies and gentlemen, we all know that IZA works on corrosion protection of steel and essentiality of zinc for human health and for nutrition. So on that note, I request Dr. Andrew Green, Executive Director, IZA USA, for the welcome note. Dr. Green, please. Thank you and good morning. On behalf of the International Zinc Association, I am pleased to welcome Honorable Minister of Petroleum and Natural Gas and Minister of Steel, Mr. Dharmendra Pradhan, Honorable Minister of State in the Ministry of Steel, Mr. Fagan Singh, Kalas, CEO of Vedanta Group, Mr. Sunil Duggal, MD of Madhav KRG Group, Mr. Sudhir Goyal, my colleague from International Zinc Association, Dr. Rahul Sharma, and all of you on this occasion of the inauguration of India's first continuous galvanized rebar manufacturing facility. This is a very happy and proud moment for all of us. Each time I visit India, I'm amazed with its culture and beauty, and I look forward to visiting my friends, work colleagues, and our activities in India. Unfortunately, because of COVID-19 pandemic, I could not personally attend this historical event. However, I am pleased I am able to join with you now virtually, and I look forward to visiting India and the Madhav KRG facility as soon as travel is permitted. I want to congratulate Madhav KRG Group for setting up the continuous galvanized rebar facility in India, and I appreciate that they have decided to start this manufacturing unit when India has reopened its economy after a lockdown. With this new facility, India will have the ability for a robust infrastructure, which will be free of corrosion. It will look beautiful, last longer without maintenance, thus reducing costs. It will be safer for the people of India. This is the very definition of sustainable development. It is important to mention that India is the fastest growing economy in the world, and India is catching up with developing nations very quickly. With the cost of corrosion being estimated at greater than 3% on a global GDP basis, I think it is clear that India should focus on building corrosion-free infrastructure with zinc
rather than spending money on nonstop maintenance of unprotected steel. I can recall on my last trip to India, hearing the Honorable Minister's speech last year at the International Galvanizing Conference, where he emphasized the need for sustainable development. Sir, I am pleased to inform you that IZA has transferred technology to the Madhav KRG Group free of cost in setting up this manufacturing facility, with the focus on achieving the sustainable development that you focused on for the infrastructure and the benefit of India. Our experts have provided support to the Madhav Group during erection and commissioning phase, and we assure you that we will extend to them the full support and partnership into the future as well. I also want to mention that India is home to the largest zinc company and producer in the world with Hindustan Zinc. We are proud to have Hindustan Zinc as a member of the International Zinc Association, with Mr. Sunil Duggal being our vice chair. By working together with Hindustan Zinc, companies like Madhav KRG Group, and with the support and leadership of the government, we can achieve great things together, such as this new facility. And I look forward to many more successes like this in India in the future. Over 60% of zinc is used to protect steel from corrosion. And we like to say that zinc is married to steel, but steel is not married to zinc, because less than 10% of the steel that should be protected with zinc is actually protected. However, this also represents a great opportunity for all of us to grow in a sustainable fashion by increasing the use of zinc to protect steel. I am happy to inform you that with respect to the zinc markets, India is also one of the fastest growing nations in terms of zinc consumption. Thanks to the government policies and the industry's captains' visions, who have recognized the importance of zinc in protecting steel from corrosion. I will end my welcoming speech with a strong and clear message. The zinc is sustainable, it is recyclable, it is essential for modern society, and it is essential for life itself. As a result of these many attributes, I am confident that zinc and its usage in India has a very bright future. I wish the Madhav KRG Group great success going forward. This is a historical event, and I'm very proud to be a part of this. Thank you very much. Indeed, some very encouraging remarks coming forward from Dr. Andrew Green in that welcome note. Yes, rightly pointed out that how India is one of the fastest growing economy. And in such a scenario, the need for sustainable infrastructure, which zinc galvanization can indeed provide, is of immense value. Thank you very much, Dr. Green, for acknowledging the clear vision of the government, the industry CEO, Vedanta Group, for the context setting. Ladies and gentlemen, I'll also like to tell you that Shri Duggalji is also CEO of Hindustan Zinc Limited, the second largest zinc-led miner. And this initiative, which Dr. Green also pointed out, has been supported by Hindustan Zinc Limited since the very inception of the idea. तो आज के विचारों को आगे बढ़ाते हुए, पृष्ठभूमि का संदर्भ बांधते हुए, मैं आदरणीय सुनील दुग्गल जी, CEO Vedanta Group, CEO of Hindustan Zinc Limited, sir, I request you for your remarks. Sunil, please. Thank you very much, and thanks for inviting me in this function. I'm very, very happy to be here. To begin with, I welcome Dharmendra Pradhan ji, Minister of Petroleum and Gas and Steel, Fagun Singh ji,
Minister of State for Steel, Andrew Green, my friend, Executive Director, IZA, Mr. Sudhir Goyal, MD, Madhav Group, Dr. Rahul Sharma from IZA, ladies and gentlemen. I'm very, very pleased to be here today amongst all of you to share my thoughts and welcoming you also. We are meeting today for a very, very important topic on which we, along with IZA, have been the last many years to sell our ideas and convince the stakeholders that what is important for the country. You may know that in India, we consume 25% of the total steel production in rebars. And if I may say, in the last history of Hindustan Zinc, how much of steel or rebars out of this, which has been galvanized, I think if my idea is correct, around 50,000 tons only rebars have been used in India. But as we say, the rebars which were being used in India, they were being used when the coating of zinc was being done by hot dip galvanizing, which was not so good and best technology used globally. And also we had the disadvantage that, let us suppose, a Lotus temple which uses the rebars, it has to use the galvanized rebars, it has to transport the rebars to a far off distance like Ahmedabad and take the steel there and bring it back. This is the first time Madhav Alloy, in its very, very brave step, and I'm really thankful to Mr. Goyal for having taken this initiative, where he has set up this facility where he is also a manufacturer of rebars. And this is the technology, which is a CGR technology, where the quality of galvanization, the bonding of galvanization is much better than the earlier technology which was being used. And this is one such measures and the brave step by Mr. Goyal. Now the consumer in North India will be able to get the galvanized rebar at a much cheaper cost. If I look back, actually, what we have done in the last 5 to 10 years, where we have convinced the stakeholder that what we need to do, what the other world players are doing or the other countries are doing. In India, we lose around 3 to 4% of our GDP, 3 to 4% of our GDP, just mind it, only because we do not galvanize the structures or we do not galvanize the right percentage of our structures and steel compared to our global players. And in India also, the consumption per capita is much lower than the global players. So what it means, the buildings which are designed in India live for 50, 100 years compared to maybe 500 years, the global buildings which are guaranteed and the building which they live. Actually, they live maybe more than 1,000 years or so. So what is the difference? So the difference is what we do here and what do they do there. Even today, the government designs the building for 50, 70, 80 years compared to a global benchmark of 200, 300, 400 years. So my request to the government that look at your own codes, look at your own systems by which the regulations could change and all government departments could be served a notice or advised that from here on, all the building which should be designed in India should live for at least 200 to 300 years more. What it means? It actually means that if you have to design this building, probably you have to use the right kind of raw material, but you also may have to galvanize the rebars depending on, of course, the kind of area you are. Let us suppose your building is located in Mumbai, where the environment is quite corrosive, environment is quite attacking, where the chlorides, sulfides, sulfates
attack these rebars, and when they attack these rebars, it gets corroded. And when it gets corroded, it expands. And when it expands, it cracks the building. It cracks the building. And when all of you, when you might have visited Mumbai, all through the year, you must have noticed that there is a scaffolding standing in front of many, many buildings, and people keep repairing their buildings because the outer layer of the concrete has come out. They plaster it back and they repair it. Actually speaking, these structures have become very, very weak. So अगर ये स्ट्रक्चर वीक हो गया तो इसकी स्ट्रेंथ लूज होगी. आप हर साल ये भी सुनते होंगे that every year there are a lot of buildings which collapse in Mumbai and a lot of people die. Compared to the other parts of the country, the coastal areas have much more and larger buildings which collapse and many people lose their life. Similarly, in our hydel plants, the environment is very corrosive. The people are supposed to use the galvanized rebar. If I would give the example of Lotus Temple, Dwarka Temple, now the ISKCON Temple is coming in, our Vrindavan. So where they have decided to use the rebar which are galvanized. So because they want to live there, they want to make their buildings live for at least 400, 500 years. And that is the difference between what we are thinking and what they are thinking. If you ask me that one flat in Mumbai, which costs around 5 crore rupees or 7 crore rupees, what is the cost of galvanization of rebar? It costs around 20,000 rupees. Probably the customer or they do not know how much is the cost involved and how much their buildings are safe. Now the code is there by the government or the regulation is there by the government which says that your building have to be protected from the earthquake. Probably the government can also consider, they can come out with a code that the buildings have also to be protected from the corrosive environment where the initial investment in one flat could not be more than 20,000 to 30,000 rupees. This is what it costs. But if the consumers do not know how much is the total investment or the additional investment or the cost if they have to bear, but we do not know why this is not being done by the general people in the coastal area. But the advice to the government, my suggestion to the government is that they should come out with the better regulation. I also remember a couple of more examples in the past when we used to visit the railway ministry and we used to tell them that you need to galvanize your railway track and you also need to use your hardware which is galvanized. So some time to convince them, but when we benchmarked it with the global players and told them also this is very important from the life cycle cost of the railway track and also from the point of view of safety of passengers. So we told them that the number of accidents in India can reduce to a great extent if the tracks are galvanized, the hardware which is used is galvanized. And I'm very happy to tell you that in the last 3 to 4 years, Railway has accepted our proposal, and now all the new tracks or the tracks which are replaced with the new tracks are all being galvanized. And I'm also happy to tell you that the Steel Authority at Bhilai, if I am right, they're putting up a CGR line, continuous galvanized line in Bhilai plant to produce these rail tracks. So in that direction, I think the kind of step which has been taken by Madhav Group is a very, very brave step. And we have been in discussion with them, and whatever support we could give, we have given them. And I also assure the Madhav Group, Mr. Goyal, that we will keep supporting you in whatever way. And I think you have set up a benchmark, you have set up a new trend, and this history, this mankind in India will really remember you. And in this time when the morals are low, a good news which you have given to the public at large, to the community at large, it will not be forgotten. So I really congratulate them from my heart and deep from my heart, and look forward to the happy association with you together going forward. Thank you very much, and thanks for inviting me. Many thanks, respected Sunil Duggal जी. बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने किस संक्षिप्त स्तर पर हमें पृष्ठभूमि को समझाया
Yes, the need of the hour indeed is we need to save our infrastructure from corrosive environment. आदरणीय सुनील दुग्गल जी ने बहुत ही अहम चीज बताई कि राष्ट्र के विकास में जिस प्रकार से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो रहा है, गैल्वेनाइजेशन की अनुपस्थिति में उसको हम सबको, नीति को, उद्योग को मिलकर देखना होगा। थैंक यू वेरी मच रिस्पेक्टेड सुनील दुग्गल जी। लेडीज एंड जेंटलमैन, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमने आज उनके बारे में देखा वीडियो में, एक कदम आगे प्रयास विचार के बारे में सुना। जी हाँ, सत्य निष्ठा, उत्कृष्टता, देशभक्ति आपके कार्य की पहचान है। यू आर रिकॉग्नाइज्ड विद योर इंटेग्रिटी, एक्सीलेंस, पेट्रियोटिज्म इन योर वर्क अप्रोच, थॉट्स एंड आइडियाज। इस खुशी के मौके पर we also congratulate Madhav KRG Group for the inaugural of Asia's first continuous rebar production facility. आइए इसी बात पर आप सब लोग भी मेरे साथ हर्षोत्साह के साथ आइए और हम आमंत्रित करते हैं आदरणीय श्री सुधीर गोयल जी, MD माधव KRG ग्रुप। आइए सुधीर जी, आज हम इस वर्चुअल कार्यक्रम में इनॉग्रल नोट हेतु कुछ शब्द मार्गदर्शन आपकी ओर से। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर इंडीड डिलाइटेड टू हैव अमंगस्ट अस आदरणीय सुधीर गोयल जी, MD माधव KRG ग्रुप। सुधीर जी प्लीज। जैसे कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से माधव KRG ग्रुप बेहतरीन कार्य कर रहा है, इंटेग्रिटी, एक्सीलेंस, पेट्रियोटिज्म को मिशन में रखते हुए, और ये विचार, ये सोच बहुत अनिवार्य है। आज हम देखा है कि अब से कुछ ही देर में हम एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण। सुधीर जी प्लीज। नमस्कार। प्रोडक्शन फैसिलिटी का हम उद्घाटन देखेंगे और ये संपन्न हो पाया है आज सभी हमारे साथियों के प्रयास द्वारा। Ladies and gentlemen, we have understood that how important it is to have infrastructure that is sustainable and that is also based on longevity. Galvanization indeed presents the right opportunity. तो आज इस कार्यक्रम में जब हम एक नया रास्ता नाप चुके हैं, तो इसी बात पर मैं सुधीर जी को आमंत्रित करूंगी कि सुधीर जी कुछ शब्द आप अपने ओर से बताएं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर गोयल माधव KRG ग्रुप की तरफ से हमारे इस आज के फंक्शन के ऑनरेबल चीफ गेस्ट श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड मिनिस्टर ऑफ स्टील, और हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर श्री फगन सिंह कुलस्ते जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, का विशेष रूप से स्वागत करता हूं। और इसी के साथ मैं डॉक्टर राहुल शर्मा, डायरेक्टर IZA, डॉक्टर एंड्रू ग्रीन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर IZA, और मिस्टर सुनील दुग्गल, CEO हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, और हिंदुस्तान जिंक की तमाम टीम मेंबर्स, और हम सबके तमाम दर्शकों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का दिन न केवल माधव ग्रुप के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि हमारे राष्ट्र के लिए भी बहुत गर्व की बात है
कि जो आज हमने अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिए गए नारे वोकल फॉर लोकल और भारत को आत्मनिर्भरता के रास्ते पर ले जाने के अभियान के साथ यह कंटिन्यूस गैल्वेनाइजिंग रीबार लाइन का उद्घाटन कर रहे हैं। ये लाइन पूरे एशिया में अपने किस्म का पहला प्लांट होगा जिससे हम जिंक कोटेड टीएमटी रीबार बना पाएंगे। प्लांट की टेक्निकल डिटेल्स कुछ ही पलों में हमारे टीम मेंबर आप सबसे शेयर करेंगे। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले हमने इस टेक्नोलॉजी को भारत में विकसित करने के लिए कई देशों का विजिट किया, कई देशों से हमने टेक्नोलॉजी लेने की कोशिश करी, बट अंत में हमने ये टेक्नोलॉजी लेने के लिए अमेरिकन कंसल्टेंट्स की हेल्प ली और इस इंडस्ट्री का पूर्ण रूप से भारत में निर्माण किया। मेरे को ये बताते हुए आप सबको बहुत गर्व हो रहा है और खुशी हो रही है कि हमने इस लाइन को कंप्लीटली इंडिजिनाइज भारत में बनाया और इस सब को पूरा करने के लिए सबसे ज्यादा सहयोग डॉक्टर राहुल शर्मा, डॉक्टर एंड्रयू ग्रीन, रिप्रेजेंटेटिव आईजेडए और श्री सुनील दुग्गल जी, रिप्रेजेंटेटिव हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और उनकी पूरी टीम का रहा। मैं तहे दिल से डॉक्टर राहुल शर्मा, डॉक्टर एंड्रयू ग्रीन और श्री सुनील दुग्गल जी का और हिंदुस्तान जिंक टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं इस लाइन के कंप्लीट होने के लिए। शायद इनकी सहायता के बिना ये काम पूरा होने में काफी कठिनाई होती। सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू देम फ्रॉम माय बॉटम ऑफ माय हार्ट। Sunil ji, and thanks for your encouraging words as well. माधव KRG ग्रुप प्रोडक्ट ब्रांड नेम ज्योति के नाम से जाना जाता है, जिसकी नींव न केवल हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी है, इसकी नींव में माधव KRG ग्रुप की सोच जो कि गिविंग बैक टू सोसाइटी, जो हमेशा हमें नए चैलेंजेस, नई चुनौतियों को लेने के लिए एनकरेज करती रहती है। पिछले 20 सालों में हमारे ग्रुप ने बहुत सी नई टेक्नोलॉजीज को विकसित किया है, जिसकी मदद से हमारे कंट्री का बहुत से नेचुरल रिसोर्सेज की भी सेविंग हुई है और बहुत सी फॉरेन एक्सचेंज की भी सेविंग हुई है। इसी लक्ष्य के साथ हम इस नए उद्योग CGR लाइन को भी आई एम प्राउड टू, मैं पूरे राष्ट्र को इस CGR लाइन को समर्पित करता हूं और हमारे तमाम देशवासियों को ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारे बाकी के प्रोडक्ट्स की तरह ये प्रोडक्ट भी अति उत्तम गुणवत्ता और क्वालिटी सिद्ध करेगा और जहां भी हमारा ये प्रोडक्ट जाएगा ना केवल हमारे ग्रुप का नाम रोशन करेगा बल्कि पूरे राष्ट्र को की समृद्धि और विश्व भर में अपनी एक अलग पहचान बनाएगा। इसी के साथ मैं पूरी माधव KRG टीम के एकजुट प्रयासों को की भी सराहना करता हूं। इस पूरे उपलक्ष्य में, इस पूरी लाइन को एस्टैब्लिश करने में पूरी माधव KRG टीम का हाथ रहा है। उनको उनकी सराहना करता हूं और बहुत बधाई देता हूं उनको, और आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं इस प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंस के लिए। एंड एक बार फिर मैं श्री धर्मेंद्र प्रधान जी और श्री फगत सिंह कुलस्ते जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर उपस्थित रहने के लिए और उद्घाटन करने के, प्रोडक्ट का उद्घाटन करने के लिए हमें समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद हिंदुस्तान जिंक टीम अगेन। थैंक यू सो मच। नमस्कार। धन्यवाद सुधीर जी।
थैंक यू वेरी मच। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के इस वर्चुअल इनॉग्रल सेशन में हमारे साथ सभी वरिष्ठ अतिथि, सभी साथी। ये लम्हा बहुत खास है क्योंकि वो लम्हा आ गया है जिसका था हम सबको इंतजार। तो इंतजार की घड़ियां समाप्त हो रही हैं because that moment for which we all are there has arrived. It is indeed a matter of great privilege for us to have amongst us the very hardworking, the dynamic, the enthusiastic and committed warrior of Government of India. Ladies and gentlemen, we are indeed glad to have the presence of most respected Adarniya Shri Dharmendra Pradhan ji, Honorable Union Minister for Petroleum, Natural Gas and Minister of Steel, Government of India. Sir, स्वागत आपका आज के इस कार्यक्रम में जहां भारत के विकास में एक नई नींव रखी जा रही है with Asia's first continuous galvanized rebar production facility. This has been set up at Madhav KRG Group with the technical support of International Zinc Association and support by Hindustan Zinc Limited. Sir, आज के इस कार्यक्रम में एक बार फिर तहे दिल से आभार, स्वागत आपका। As we take the program forward, I would request the Honorable Union Minister for Petroleum, Natural Gas and Minister of Steel, most respected Adarniya Shri Dharmendra Pradhan ji, to formally inaugurate the CSR production facility by pressing the button for plant opening. सर, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आज के इस कार्यक्रम में वो शुभ घड़ी की ओर हम सबको लेकर जाएं, where we witness the inaugural of Asia's first continuous galvanized rebar facility. सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो उत्सव, वो लम्हा जहां आज के हमारे मुख्य अतिथि, मोस्ट रिस्पेक्टेड ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड मिनिस्टर ऑफ स्टील श्री धर्मेंद्र प्रधान जी इज देयर अमंगस्ट अस। तो आज के इस कार्यक्रम में आपने देखा कि किस प्रकार से ये जो वीडियो है इसने हमें बताया है कि ये कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रीबार प्रोडक्शन फैसिलिटी न कि एशिया में एक बेहतरीन मुकाम स्थापित करेगी, परंतु भारत के सभी हमारे इंडस्ट्री के साथियों की निष्ठा, मेहनत को हर स्तर तक लेकर जाएगी। एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण में इंफ्रास्ट्रक्चर की जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसमें बहुत ही बेहतरीन काम वो करेगी। वंस अगेन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस उत्सव पर अब मैं आदरणीय मोस्ट रिस्पेक्टेड डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान जी से अनुरोध करूंगी कि आज के इस कार्यक्रम में सर आपको शब्द हमारे बीच मार्गदर्शन के लिए दें। वंस अगेन रिक्वेस्टिंग मोस्ट रिस्पेक्टेड डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, who has spared some of his precious time from the busy schedule to join us for this occasion. Dr. Pradhan, please. स्वागत सर आपका। Ladies and gentlemen, we all know the importance of steel and infrastructure for development in the nation.
And as our speakers, Dr. Andrew Green, आदरणीय सुनील दुग्गल जी, आदरणीय सुधीर गोयल जी, आपने हमें बताया कि किस प्रकार से इस इंफ्रास्ट्रक्चर को उचित गैल्वेनाइजेशन द्वारा सस्टेनेबिलिटी व लॉन्जेविटी के साथ हमें आगे बढ़ाना है। तो आज के इस शुभ उत्सव पर जहां पर भारत में एक इतिहास रचा जा रहा है, माधव केआरजी ग्रुप द्वारा इंटरनेशनल जिंक एसोसिएशन के सहयोग के साथ, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के समर्थन के साथ, yes, that is Asia's first continuous galvanized rebar production facility. एंड मैं देख सकती हूँ आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे साथ इस समय हैं। सर, मैं आपका एक बार फिर आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ और अब आपसे अनुरोध करूंगी कि कुछ शब्द आज के इस कार्यक्रम के लिए आप रखें। वेलकम सर, few words from your side. Dr. Pradhan, please. Thank you. Let me first clarify, I am not a doctor. So don't name me as doctor. Thank you for the opportunity you all given me to meet all of you. I'm glad to inaugurate a continuous galvanized rebar production facility set up by Madhav Alloys and at Mandi Govindgarh, Punjab, with support of International Zinc Association. I'm glad that Madhav Alloys has taken initiative to set up fast CGR facility in India, and it will support the much awaited need of supplying galvanized rebar to the construction industry. Being a continuous automatic environmentally friendly process, it will ensure that the zinc coating is of international standard and though with good resistance to abrasion so that there is no risk of cracking during bending. Transportation and thus will provide better security from corrosion in concrete structure, particularly in coastal areas. Use of galvanized rebar in construction is set to rise. India is the fourth largest producer of zinc in the world and contributes around 6% of global production. Approximately 75% of zinc used in the country finds application in the galvanizing application sector in steel, products like seats, pipes, structural wires, and so forth. The commissioning of this new CGR facility will further increase the usage of zinc in steel industry. Steel is in general and galvanized steel in particular is a material of strength which is environmental friendly, cost effective and having properties which make it usable by people in all walks of life. India has a big coastline of approximately 8,000 kilometers. Our coastal areas are more prone to steel corrosion because of sultry atmosphere. Corrosion leads to loss of materials, productivity, ideal time, repairs, etc., and also necessitates frequent maintenance. It is estimated that the corrosion losses in India every year are enormous, and all efforts should be made to minimize these losses. As galvanization increases the life of steel, it makes our infrastructure more durable and safe. India is on its way to large-scale expansion in its infrastructural sectors like power, telecom, highways, ports, airports, bullet train, etc. through massive investments. So a huge potential exists for enhancing uses of galvanized steel in India. Steel is one of the most important products of the modern world and of strategic importance to any industrial
nation. The steel industry plays a fundamental role in the economic development of a nation. The level of per capita consumption of steel is being considered as an indicator of the level of socio-economic development of a nation. The Indian steel industry has also historically been the foundation of our industrial backward and forward linkages. To other industries with huge flows of material and income. From a small capacity of 22 million metric ton in financial year 91-92, India has now become the second largest steel producer in the world with a production of 111 million metric ton in 2019, surpassing Japan and USA. The COVID-19 pandemic has changed our world and compelled us to realign our strategies. However, as our Honorable Prime Minister has said that we must turn this crisis into an opportunity. And our Prime Minister Shri Narendra Modi has given a clarion call for making of an Atmanirbhar Bharat. An Atmanirbhar Bharat is a strong Bharat with robust manufacturing sector, self-reliant yet globally integrated economy. Steel sector has a role in making of an Atmanirbhar Bharat. Through the domestically manufactured iron and steel products policy, we are giving boost to domestic sourcing of iron and steel products by the central government organization by mandating preference. Through this DMI SP policy, steel imports worth more than 20,000 crore have so far been avoided. Our government's thrust on infrastructure development will have a positive bearing on driving steel consumption in the country. National Infrastructure Plan of 102 lakhs crore will generate steel demand across sectors like civil aviation, roads, railway, energy, etc. The ministry has also envisioned setting up a steel cluster to enhance the downstream ecosystem in the steel sector. This will significantly enhance employment opportunities in the sector. This move would also encourage the MSME in steel sector to produce more value-added products. We have launched a collaborative branding exercise, Ispati Irada, to promote appropriate use of steel. We are working to ensure raw material security for the sector. We are diversifying our sources of coking coal imports. Ministry of Steel along with Ministry of Coal have chalked out a strategy for phased reduction of coking coal imports by over 30% in next 5 years. SAIL has been allowed to sell 25% of production from its captive mine in the open market for a period of 2 years and offload 70 million metric ton dumped fines lying at the mine's head of captive mines of SAIL. Just few days back, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi has launched one of the biggest reform in the coal sector by allowing auction of commercial coal mining. This will enhance competition, transparency in the sector, facilitate infusion of capital and technology, and will have a positive bearing on the steel sector. The Indian steel sector currently faces challenges both in terms of availability and quality of domestic scrap. The ministry has formulated a steel scrap recycling policy. The policy provides a framework to facilitate and promote establishment of metal scrapping centers in India for scientific processing and recycling of ferro scrap generated from various sources and variety. The policy framework provides
standard guidelines for collection, dismantling, and shredding activities in an organized, safe, and environmentally sound manner. The Atmanirbhar Bharat package of 20 lakhs crore has especially focused on MSMEs. This will have a positive bearing on the MSME in the steel sector. I hope this new policy of MSME sector in steel generate livelihood for many and contribute to making of an Atmanirbhar Bharat. I once again congratulate Madhav Alloys and International Zinc Association and wish all the best. Thank you, friends. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, Honorable Union Minister for Petroleum and Natural Gas and Minister of Steel, Government of India. Once again, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आज के कार्यक्रम में आपने हमें मार्गदर्शन दिया कि किस प्रकार से देश के विकास में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में स्टील की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और जी हाँ, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन विचार है आत्मनिर्भर भारत का, where the entire nation is working to translate problems into solutions. The launch of the production facility today, Asia's first galvanized rebar production facility at Madhav KRG Group, with the support of Hindustan Zinc Limited, technical support of International Zinc Association, shall indeed go a long way for getting forward the nation for economic development, sustainable infrastructure, and lead to efforts of entire nation towards Atmanirbhar Bharat. Once again, sir, Abhar, Dhanyavad aapka. Ladies and gentlemen, as we take the program forward, कार्यक्रम के अंत में, lastly but surely not the least, I would request Dr. Rahul Sharma ji, Director, International Zinc Association, Delhi chapter, for the vote of thanks. मैं आदरणीय डॉक्टर राहुल शर्मा जी, डायरेक्टर इंटरनेशनल जिंक एसोसिएशन, हमारे दिल्ली के चैप्टर से अनुरोध करूंगी कि धन्यवाद प्रस्ताव हेतु कुछ शब्द प्रस्तुत करें। डॉक्टर राहुल, प्लीज। Good afternoon, everyone. I would like to convey my heartfelt thanks to our chief guest, Honorable Minister for Petroleum, Natural Gas, and Minister of Steel, respected Shri Dharmendra Pradhan ji, for giving his valuable time. He has always been very supportive towards industry on all occasions. I personally appreciate him on behalf of entire zinc and steel industry, as he has always lent his ear to any issue related to steel industry. Also, I am thankful to CEO of Vedanta Group, Shri Sunil Duggal ji, Managing Director of Madhav KRG Group, Shri Sudhir Goyal ji, Executive Director of International Zinc Association, Dr. Andrew Green, who is attending this event from USA in spite of being midnight there. Distinguished guests, ladies and gentlemen, this is a great opportunity to see people from zinc and steel industry sitting together on this virtual platform on this auspicious occasion. It is a fact that steel and zinc goes hand in hand. IZA has put galvanizing as one of the top items on the agenda for its work. We have also been working on novel zinc coatings, new technologies for galvanizing, with a view to educate the industry and decision makers on how healthier coatings can be put on steel for public infrastructure. I also thank to the organizing team and the support staff who have worked very hard for preparation of this event in a flawless manner. Thank you everyone. Namaskar. Jai Hind. धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर राहुल शर्मा जी, डायरेक्टर इंटरनेशनल जिंक एसोसिएशन इंडिया चैप्टर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वागत प्रस्ताव के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, once again we thank most respected आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी for sparing some of his precious time from his busy schedule and blessing the efforts for all of us as we get forward with the launch of Asia's first galvanized rebar production facility.
Once again, Abhar sir, aapka. Ladies and gentlemen, as you all know that today, this is a historic occasion, as Dr. Rahul Sharma ji, Director IZA India chapter also pointed out that with the support of International Zinc Association, support of Hindustan Zinc Limited, the production facility at Madhav KRG Group, that is Asia's first continuous rebar production facility, shall indeed be a historic milestone in infrastructure development of the nation. देश के विकास में एक बहुत अहम कड़ी जो आज हमने देखी है, देश आगे बढ़ रहा है आप सभी के सहयोग के साथ. Once again, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद. Ladies and gentlemen, after this inaugural program, we will now be commencing the technical sessions. एक बार फिर आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे साथ सभी अतिथिगण का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं. जी हाँ, कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रीबार प्रोडक्शन फैसिलिटी जो कि एशिया में एक मुकाम स्थापित करने वाली है, माधव केआरजी ग्रुप, टेक्निकल सपोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जिंक एसोसिएशन and support of Hindustan Zinc Limited. It is indeed a milestone occasion for the infrastructure development of nation. Once again, बहुत बहुत धन्यवाद सबको. Lots of congratulations to Madhav KRG Group, International Zinc Association, Hindustan Zinc Limited. And yes, as we all know that the program today, after this inaugural session, we will be having the technical session. Now in the technical session, we will be hearing forward from our experts what is the technical viewpoint for taking us forward. As you all know, technology has indeed played a very key role in taking forward any venture forward. So at this hour, we will be having distinguished eminent academicians, researchers, industry players with us for the technical session. और मुझे जानते हुए बहुत आप सबको बताते हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि आज इस वर्चुअल मीट पर बहुत सारी संख्या में लोग हमारे साथ शामिल हैं. हम सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर लाइव भी हैं. तो ये एक सबूत है, ये एक प्रूफ है कि किस प्रकार से आप लोगों का साथ व आप लोगों का सहयोग हम सभी के साथ है. Once again, many thanks and gratitude to most respected श्री धर्मेंद्र प्रधान जी. सर, आपका साथ, आपका सहयोग सदा ही हमारे प्रयास के साथ रहता है और हमें पूरी निष्ठा है, पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में भी आपका साथ व आपका सहयोग हमारे साथ इसी तरह बंधा रहेगा. बहुत बहुत धन्यवाद. और अब इसी के साथ हम अपने टेक्निकल कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं. And as we begin with our technical session, ladies and gentlemen, all the audience present with us, all the esteemed guests, I like to request, please follow the net etiquette. And yes, sir, at this hour, as we commence with our technical session, we are delighted to have the presence of Dr. Anand Khanna ji. He is former professor at IIT Bombay, Mumbai, and also chairman of SSPC India. I'd like to invite Dr. Anand Khanna ji to enlighten us on the features of continuous galvanized rebars. Ladies and gentlemen, as you all know, Professor Khanna ko introduction ki zarurat nahi hai. Still, I'd like to tell you that he retired recently from IIT Bombay, Department of Metallurgy. He has experience of 3 decades on subjects relating to corrosion, surface engineering, coatings, amongst others. Now, before I invite Dr. Khanna, Professor Khanna sir, for his remarks, I'd like to tell you all that you can put forward your questions in the chat box. At the end of the technical session, we shall take these questions one by one. Once again, आभार आप सभी का कि आज आप सब लोग हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं. Many congratulations to all the stakeholders for this great milestone. इसी के साथ requesting Professor Anand Khanna ji for his remarks. Professor Khanna, please. Very good morning to all of you.
it is a great moment today that we are celebrating the inaugural function of the Ladies and gentlemen, we have started with the technical session and हमारे साथ मैं देख सकती हूँ वर्चुअल मीडिया में काफी सारे साथी आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हैं, जहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी सूचना प्रोडक्शन फैसिलिटी को लेकर व गैल्वेनाइजेशन के अन्य भविष्य के आयाम को लेकर हमें दी जाएगी। प्रोफेसर आनंद खन्ना जी हमारे साथ हैं। जी is cases with the kind presence of the CEO of Hindustan Zinc and Mr. Rahul Sharma and Andrew Young from the International Zinc and Mr. Sudhir Goyal, who have taken lots of efforts to begin this very important facility in India. Now, what is continuous galvanizing or the methodology of protecting steel? Here we are talking about the rebars. Rebars are nothing but जिसे हम कहते हैं सरिया, जो कि स्टील कंक्रीट के अंदर जाता है और इस कंक्रीट के अंदर जाने से वो उस कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ाता है, उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है। आज की दशा में हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर we have lots of flyovers, bridges, multi-story buildings, malls, railway station, airports. इन सब के लिए हमें सरिया यूज करना पड़ता है, and that is what is we call the need of reinforcement. The need of reinforcement is basically to make the structures free from any kind of a seismic activity, and secondly to save it from the corrosion. आप ये देखेंगे यहाँ पर कि ये 3-4 एग्जांपल्स हैं जिसमें हमने देखा कि इनिशियली जब सरिया कंक्रीट में डाला जाता है, इट इज फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ करोशन, बट जैसे जैसे कंक्रीट से पॉल्यूशन, मॉइस्चर एंटर करता है और स्टील और कंक्रीट इंटरफेस में जाता है, वहां पर ये करोशन प्रोडक्ट बनाता है। जैसे ही करोशन प्रोडक्ट बनते हैं, उस करोशन प्रोडक्ट से इनिशियल क्रैक्स आते हैं, वो क्रैक्स बढ़ते जाते हैं और जब क्रैक्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो प्लास्टर गिर के नीचे उतर जाता है और उसके कारण आप ये देखेंगे कि किस तरह से प्लास्टर उतर के गिर जाता है और स्ट्रक्चर becomes very very vulnerable for falling or destroying. So basically when we use steel for such application, steel needs to be protected. Now steel protection के कई methods हैं। इंडिया के अंदर हम कई तरह के मॉडिफाइड स्टील यूज कर रहे हैं, स्टेनलेस स्टील यूज कर रहे हैं और कोटेड स्टील यूज कर रहे हैं। सो इस कोटेड स्टील की कैटेगरी में सबसे अच्छी कैटेगरी जो है वो गैल्वेनाइज्ड स्टील की है। As we know, galvanization is a very simple process in which the steel is protected from corrosion by simply dipping the steel into the molten zinc, and इस process से जिंक अपनी एक लेयर बनाता है स्टील के ऊपर which protects it from further corrosion. Basically a normal galvanizing process which is called hot dip galvanizing process is a 7-tank process. इस क्लीनिंग के बाद इसको हम एक्टिवेट करते हैं और एक्टिवेट करने के बाद इसको जिंक बाथ में डाला जाता है, जिसमें
depending upon the requirement, we can choose a coating thickness from 25 micron to almost 120 micron. So most of these concrete structures के अंदर we use coating thickness from 80 to 120. And you can see here, when we make such kind of a structure, we get a coating which has a 4 different layers, and this layer is a metallurgical bonded layer, and that is one of the important reason when we do hot dip galvanizing, you get a coating which is a long lasting coating. अगर हम इस process को differentiate करें, what is CGR process? Now CGR process, continuous galvanizing process, is also a galvanizing process. There is a difference. Here we don't dip the rebar into the melt bath, but we try to pass the bar continuously in a molten pool of zinc, which continuously makes a coating, and the bar keeps on coming out from the machine. And by this process, you get the rebars, coated rebars, much faster and with a lower thickness, which helps in protecting a lot of zinc, and at the same time giving a quality which is quite superior from the hot dip galvanizing process. इस प्लांट का स्कीमेटिक इस पिक्चर में है, जिसमें हम देखते हैं कि इनिशियली जब हम ब्लैक बार लेते हैं, उसको एक प्रोसेस से क्लीन किया जाता है जिसको हम सरफेस प्रिपरेशन बोलते हैं, और उसके बाद उसको एक इनर्ट एनफोर्समेंट में डाल के वी पुट इट इन द मेल्ट पूल, रनिंग मेल्ट पूल ऑफ द जिंक, और वहां पर इसकी ऑटोमेटिकल रिएक्शन होती है और उसके बाद ये बाहर निकलता है और the rebar is available in this final form. What is the advantage of CGR bar over many other processes? You know, there are lots of other processes like epoxy coatings and many other kind of coatings, but galvanizing process के दो advantages है. एक तो ये barrier protection करता है, which means that it doesn't allow any pollutant or environment or moisture to directly attack the steel. Second most important part है, it also protects as a sacrificial cathodic protection. Now this is a very important thing, and that is why the galvanizing process has been considered much superior to the alternative coating process. Sacrificial cathodic का मतलब ये होता है कि even if the coating is broken, even after that the zinc is able to protect the surface. Now this is a advantage which no other coating process gives. So as a result of this, you get a very nice rebar, which also has a very strong bonding with the concrete surface. As you see in this slide, the bonding is more than 100% in this thing, because the concrete surface itself tries to react with the zinc and creates a very nice chemical bonding. Now, in this slide, we have just tried to show how the continuous galvanizing process has advantages over other things. Like, for example, when we use galvanized rebars or rebars in field for many construction, we have several parameters. One is the handling. Handling is the most important requirement, because if you use a epoxy coating, you have to handle it with care, because if it is damaged, then the coating is damaged. In the rebars, we don't have any kind of a problem of damage. It is not subjected to UV damage. Touch-up possibility of repair is not required. It has a better overlap length than the black bar. Holidays pinholes, there is no issue in this thing, but in the normal coating it is that. So like that, we have so many other advantages in galvanizing, which makes continuous galvanizing a very important process. So in the end, I will just try to say that continuous galvanizing process, which was a discussion of seminars in the last 2 to 3 years, where I was participating along with the International Zinc, to make people aware that how continuous galvanizing process can change the Indian scenario by, which will add
a lot of stimulus into the production of rebars, which has now become a reality. And I congratulate the Madhav KRG group for taking this very important step and created in Asia one of the first such kind of a plant in Punjab. I have a strong, best wishes for the company, and I hope I will continue to work with them, to advise them, and work and do some kind of R&D to help them. Thank you very much for your kind attention. Thank you very much, Professor Anand Khanna, sir, for that very important remark. That is how significant is continuous galvanizing process. Once again, thank you very much, Professor Khanna, sir. And we also hope that your expertise, your research inputs are always there with us. Many, many thanks. Ladies and gentlemen, at this hour, as we take our technical session forward, I can see that there are lots of questions in the chat box. Please, once again, follow all the net etiquettes. आप अपने सवाल हमारे साथ इस टेक्निकल सेशन हेतु इस चैट बॉक्स में हमारे साथ लिख सकते हैं। चलिए आज के इस कार्यक्रम में टेक्निकल सेशन के अगले वक्ता को मैं आपके बीच बुलाना चाहती हूँ। मैं आदरणीय रणधीर सिंह राठौर सर, वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग माधव KRG ग्रुप को सब इस समय आमंत्रित करूंगी। सर, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आज हमें प्रोडक्शन कैपेसिटी मार्केटिंग नेटवर्क के इस विषय में मार्गदर्शन करें। वंस अगेन रणधीर सिंह राठौर जी, स्वागत आपका आज के इस टेक्निकल सेशन में। रणधीर जी प्लीज। मैं रणधीर सिंह राठौर, वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग माधव KRG ग्रुप, आप स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं माधव KRG ग्रुप के जो नोमेनक्लेचर है इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। माधव जो नाम है कृष्ण भगवान जी का है, आप सब लोग जानते हैं, और जो KRG हमने नाम लिया है हमारे चेयरमैन साहब श्री कालूराम गोयल जी हैं, तो उनका जो पहले शॉर्ट फॉर्म से हमने KRG लिया है, तो दोनों के मिला के हमारा ग्रुप का नाम माधव KRG ग्रुप हुआ है। माधव KRG ग्रुप की स्थापना 2002 में हुई थी। सबसे पहले हमने एक TMT का प्लांट करीब 1 लाख टन कैपेसिटी का लगाया था 2002 में, जो आज कई प्रोडक्ट मिला के इसकी कैपेसिटी 6 लाख टन पर एनम हो गई है। तो आज हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी करीब 6 लाख टन की है। ये जो हमारा सफर रहा है 18 साल, इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी इंटरनल पावर, जो कि हम कोर वैल्यूज कहते हैं, उसका बहुत बड़ा रोल रहा है। हम अपनी कोर वैल्यूज को हमेशा अपने साथ रखते हैं और कोर वैल्यूज के साथ ही जीते हैं। तो उसके कोर वैल्यूज के बारे में आपको बताना चाहूँगा। माधव ना पूरा बिजनेस ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी के साथ चलाते हैं। हम जो भी काम करते हैं पूरी ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी के साथ ही इसी से एसोसिएट होते हैं और पूरा बिजनेस उसी पे रन करते हैं। हम या मैन पावर या कोई मशीन लगाते हैं तो उस मशीन का फुल पोटेंशियल और प्रोडक्टिविटी लेने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। हम कोशिश करते हैं कहाँ से कैसे हम उसकी जो है फुल एफिशिएंसी उसको चला सकें। तीसरा, देश हमारे लिए सर्वोपरि है। हम कोई भी काम ऐसा नहीं करते जो देश अहित में हो। हम 100% कंप्लायंस के साथ काम करते हैं। हम अपने से जुड़े सभी लोगों को के साथ जिम्मेदारी के साथ साथ उनको एम्पावर भी करते हैं। मतलब जो भी लोग हमसे जुड़ते हैं हम सबसे पहले उनको जिम्मेदारी देते हैं और साथ साथ में एम्पावर भी करते हैं। हम कंपनी के जितने भी कर्मचारी हैं, कंपनी से जुड़े जितने चैनल पार्टनर हैं, डीलर्स हैं, हमारे कस्टमर हैं, सभी का हम सम्मान करते हैं और सम्मान देते हैं और ऐसे ही हम उनसे भी आशा करते हैं। हम जितने भी चैनल पार्टनर हैं, हमारे डीलर्स हैं, ये कंपनी के हमारे वेंडर्स हैं, हम सभी को खुलेपन के साथ संबंध बनाते हैं और उसके साथ ही ऐसे ही हम उनसे भी आशा करते हैं। तो ये हमारी कंपनी की मैं कहता हूँ नहीं है जिस है अभी हमारी कैपेसिटी 0.6 मिलियन टन की है, जो कि विद इन 3 ईयर 1 मिलियन टन हो जाएगी और हम इन्हीं वैल्यू को लेके आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको कंपनी के जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। कंपनी का जो मेन ब्रांड है ज्योति है, हमारा मास्टर ब्रांड ज्योति है। ज्योति ब्रांड के अंदर जितने भी हमारा ब्लैक्स है, जो TMT बार्स है, मेन प्रोडक्ट है। ब्लैक एंड पाइप एंड ट्यूब्स हमारा इसी साथ जुड़ गया है मेन प्रोडक्ट में।
और तीसरा वाई रोड। ये हम तीनों ज्योति नाम से बनाते हैं। दूसरे हमने जो हमारा क्या कंपनी का एम है कि जो भी हम प्रोडक्ट स्टील में बनाएंगे तो होपफुली हम सभी को गैल्वनाइज में भी लेके आएंगे। तो जैसे गैल्वनाइज हमने पाइप एंड ट्यूब साथ में डेवलप किया है। दूसरा साथ में एक जीपी कोयल, गैल्वनाइज कोयल्स को बोलते हैं, वो डेवलप की है। साथ में ही अभी हमने जो सीजा लाइन्स का उद्घाटन हुआ ये डेवलप किया है। तो जो भी हमारे ज्योति से के साथ में जो गैल्वनाइज प्रोडक्ट होगा उसमें जिंकोट साथ में जुड़ेगा। तो जिंकोट हमारा एक गैल्वनाइज के लिए ब्रांड हो गया है, ज्योति जिंकोट फॉर गैल्वनाइज एंड ज्योति फॉर ब्लैक। तो ये हमारा सारे प्रोडक्ट्स हैं, इन्हीं प्रोडक्ट्स पे के हम अभी तक प्रोडक्शन कर रहे हैं। कंपनी का नेटवर्क ओवरव्यू। कंपनी अभी जो अपना बिजनेस करती है 8 स्टेट्स में करती है, जिसमें फर्स्ट फेज में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, J&K है, जहाँ के हम 70% बिजनेस करते हैं। दूसरा दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश है, जहाँ के हम 30% बिजनेस करते हैं। ये इसके अलावा कंपनी का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो हमारे से एसोसिएट हैं 44 कंपनी के चैनल पार्टनर हैं। इनका 2002 से अभी तक हमारे साथ बहुत बड़ा सहयोग रहा है। जितनी भी हमने सेल्स या अपने कंपनी की डेवलपमेंट हुई है 70% जो सेल्स है हमारे थ्रू चैनल पार्टनर होती है, और हम सिर्फ 30% सेल ही कॉर्पोरेट क्लाइंट से डायरेक्ट करते हैं। तो 70-75% सेल चैनल पार्टनर के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू, और 25 से 30% हमारी डायरेक्ट कॉर्पोरेट क्लाइंट को होती है। पंजाब में टीएमटी, पंजाब मतलब 4 स्टेट में हमारे टीएमटी के 550 डीलर है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। इसी पे हम गैल्वनाइज टीएमटी का भी फोकस करेंगे इन्हीं डीलर्स के थ्रू। पाइप एंड ट्यूब के हमारे 400 डीलर हैं, जो कि हम 8 स्टेट में करते हैं। कॉर्पोरेट क्लाइंट्स जिनको हम डायरेक्ट डील करते हैं करीब 400 के आसपास हैं। और जीपी कोयल, गैल्वनाइज कोयल हमने इसी साल डेवलप की थी, तो हम 120 क्लाइंट हमारे इसमें भी हैं। जीपी कोयल्स भी जो नॉर्थ इंडिया में जितने ब्लैक प्रोडक्ट थे हम सबको कन्वर्ट करके गैल्वनाइज में लाते जा रहे हैं, और होपफुली हमें आशा है कि हम इसमें जीपी कोयल में बहुत अच्छी प्रोडक्शन और सेल्स अचीव कर पाएंगे। जो हमारा प्लांट है, जो हमने सबसे पहले लगाया था इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है, नॉर्थ इंडिया का पहला हमने फुली इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट लगाया था। दूसरा, जो भी हम स्टील बनाते हैं 100% LR से रूट करते हैं, मतलब कोई भी केमिस्ट्री कहीं भी किसी की भी हमारी किसी भी प्रोडक्ट की आपको फेल नहीं मिलेगी। 100% LR का यूज करते हैं। CCM प्लांट तो है ही है, साथ में जो हमारी लिक्विड मेटल कैपेसिटी है वो 4 लाख टन पर एनम की है, TMT की 3 लाख टन पर एनम है, और वाई रोड जो हमने इसी साल डेवलप किया है उस 1 लाख टन की है। और पाइप एंड ट्यूब भी हमें अभी डेवलप किए हुए 1 साल ही हुआ, 1,80,000 टन कैपेसिटी उसकी है। और जीपी कोयल जिसकी हमने बात करी 80,000 टन की इसकी है। तो टोटल मिला के 0.6 मिलियन टन, मतलब 6 लाख टन से ऊपर की प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जिसको कि हम 70% अभी इस साल हमने अचीव कर लेंगे, और बाकी विद इन 2 ईयर सारा अचीव हो जाएगा। ऑलवेज फोकस ऑन क्वालिटी, सर्विस, ट्रांसपेरेंट पॉलिसी। देखो, माधव को और ज्योति को जो सभी लोग जानते हैं वो क्वालिटी के नाम से जानते हैं अभी तक। मतलब मार्केटिंग पे मैं कहूँगा कि हमारा फोकस शुरू से बहुत कम था, अप टू 2018 कह सकते हैं। तो किसी से भी आप कस्टमर से हमारे बात करेंगे, नेटवर्क में बात करेंगे तो क्वालिटी की बात करेगा। सर्विस में जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं एंड कंज्यूमर तक उसकी सर्विस देना। जैसे मैंने बताया कि जीपी कोयल में हम ब्लैक को जीपी में मतलब गैल्वनाइज में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हर तरीके की सर्विस हम हर कस्टमर तक पहुंचाते हैं। और हमारे प्रोडक्ट वो सबको हम एंड कंज्यूमर तक उसकी एप्लीकेशंस उनको बताते हैं कि ये एप्लीकेशंस हैं। और इसलिए हमारी सर्विस नेटवर्क में आप पूरे नॉर्थ में किसी भी एरिया में जाएंगे, किसी भी शहर में जाएंगे, तो वहाँ हमारे प्रोडक्ट रीच है, आप हमारा प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। ट्रांसपेरेंट पॉलिसी मैं कहना चाहूँगा, कंपनी ने जो भी आज तक बिजनेस किया है, मैं भी 2002 से इनके साथ जुड़ा हूँ, माधव के साथ ही हूँ, हमने कस्टमर के साथ चीट नहीं किया, हर एक को विन विन पोजीशन में रखा है। जब भी बात करते हैं ट्रांसपेरेंट की बात करते हैं, पूरा उसको अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं, अपने एथिक्स बताते हैं, और ऐसे ही हम उससे आशा करते हैं। तो हमारा यहाँ तक पहुँचने का सबसे बड़ा राज एक ये भी है कि विन विन पोजीशन में काम करते हैं। अब मैं गैल्वनाइज टीएमटी की बात करूंगा, जिसकी आज लॉन्चिंग हुई है। गैल्वनाइज टीएमटी हमने जो लगाया है उसके लिए एक ही एम है कि जितना भी नॉर्थ में कंस्ट्रक्शन होती है, क्योंकि नॉर्थ में मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनती है, नॉर्थ में पहाड़ी एरिया आता है, J&K है, आपका हिमाचल है, उत्तराखंड है,
मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनती हैं एनसीआर में और ट्राई सिटी में, गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्ट्स हैं। तो सभी में हमारा यही है कि इस एरिया में मैं समझता हूँ कि कम 60% एरिया में गैल्वेनाइज्ड टीएमटी लगना चाहिए। इसी सोच के साथ प्लस आईजेडए और आईजेडएल ने हमें सपोर्ट किया 2017 से और हम इसको आज डेवलप कर पाए हैं। होपफुली हमें इस एरिया में बहुत अच्छा सपोर्ट इसका मिलेगा। हमारा इसमें यही रहेगा कि जितने भी फाउंडेशंस हैं उन सब में लगे, हिल एरिया में लगे फाउंडेशन, तो चाहे वो जितनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है उसमें तो मैंडेटरी हम चाहेंगे गवर्नमेंट से कि मैंडेटरी हो जाए ताकि उसकी लाइफ बढ़ी रहे। उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए हमने जो सीजीआई प्लांट लगाया है उसके मिनिमम क्वालिटी नॉर्म्स फिक्स किए हैं। जैसे जीएसएम 350 जीएसएम का मिनिमम हमारा बनेगा इसीलिए गैल्वेनाइज्ड टीएमटी, इसको 50 कहते हैं। इससे इसकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। उसका जो बॉन्ड है हमें जो टेक्निकल भी खन्ना जी ने बताया है और हमने वैसे भी इस पर रिसर्च करी हुई है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इसकी बढ़ेगी हर हालत में। और हर कस्टमर, छोटे बड़े कस्टमर तक पहुंचाने के लिए हमने इसको जो बंडलिंग है, जो पैकेजिंग है वो बहुत ही अट्रैक्टिव की है। छोटे डीलर्स के लिए, छोटे कस्टमर के लिए 60 से 80 केजी पर बंडल भी हमने तैयार किया है और मतलब करेंगे आज के बाद। और बड़े कस्टमर के लिए 2.5 टन का, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं जहाँ बड़ा माल लगना है वहाँ 2.5 टन का बंडल भी स्ट्रेट उसमें जाएगा। तो हमने सर्विस के हिसाब से ये पॉइंट भी डाला है। जिंक जो है पील ऑफ नहीं होगा बैंड करने पे, हमारे जिससे आज चल रहा है टेस्टिंग हो जाएगी, शाम को रिपोर्ट भी आ जाएगी, पर एज पर टेक्निकल ये कभी भी पील ऑफ नहीं होगा। दूसरा जो बेंडेबिलिटी एंड वेल्डेबिलिटी है, ये ब्लैक टीएमटी में अच्छी रहती है। तो इसका भी जो रिसर्च कहती है कि ये एज इट इज रहेगी, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बेंडिंग भी आराम से हो जाएगा, बेल्ट भी आराम से हो जाए। सबसे बड़ा जो खन्ना जी से बात होती है या हमने दूसरे भी टेक्निकल डिस्कशन इस पे किया हुआ है, अदर गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस में टीएमटी में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होने का डर रहता है। तो सीजीआई का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज कोई चेंज नहीं हुई। जैसे हम ब्लैक में दे रहे हैं स्ट्रेंथ, उसी स्ट्रेंथ पे और उसी केमिकल प्रॉपर्टी के साथ ये रहेगा। सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है। बाकी यूसेज में बताया ही है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में जितनी हैवी कंस्ट्रक्शन है, मशीनरी फाउंडेशन है, उन सब में इनका इस्तेमाल रहेगा। दूसरी बात, जिंक स्टील की लाइफ सेव करता है। जिंक के लिए हमने क्रोमेटिंग स्टार्ट किया है। तो हमने हर स्टेज पे जो है इस प्रोडक्ट को सफल बनाने के लिए सारी टेक्निकल डिटेल्स लेके ही इस प्रोडक्ट को डेवलप किया है। तो मैं आशा करता हूं कि हमारा प्रोडक्ट नॉर्थ इंडिया में सबसे पहले सक्सेस होगा, जहाँ के लोग सबसे बाद में कहते हैं, और फिर उसके बाद हम अदर स्टेट्स में भी इंडिया के इसको डेवलप करेंगे। इसी के साथ मेरा पुनः धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमें बताई मार्केटिंग व अन्य नेटवर्क फैसिलिटी के बारे में। और सबसे अहम बात जो कि आपने कही कि जिम्मेदारी के साथ एम्पावर करना। एक बार फिर माधव केआरजी ग्रुप को, आपको आदरणीय सुधीर गोयल जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके साथ आपका सहयोग हमारे साथ सदा बना रहेगा, यही हमें पूरी उम्मीद है। नाउ मैं देख सकती हूँ कि आज की ये वर्चुअल मीट जो कि लाइव है विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, बहुत ही अच्छे फीडबैक आ रहे हैं हमें हमारे साथियों के द्वारा मंत्रालय की ओर से। तो आइए आप टेक्निकल सेशन से कुछ वार्तालाप की ओर आगे बढ़ते हैं। वी विल नाउ हैव अ लुक एट क्वेश्चन एंड आंसर्स। जैसे कि आपको पता है कि नेट एटिकेट्स का फॉलो करते हुए चैट बॉक्स में आपको अपने सवाल जवाब हमें प्रस्तुत करने थे। हमारे पास बहुत सारे सवाल आए हैं, लेकिन मैं इस समय एक मॉडरेटर हेतु एक अपनी जिम्मेवारी, एक अपने राइट का उपयोग करती हूँ कि मैं केवल 4 सवालों को आपके बीच प्रस्तुत करूंगी। और जैसे कि सवाल आ रहे हैं, मैं इनको आइडेंटिफाई करूंगी कि हम इनको टेक्निकल इनपुट या गाइडेंस इनपुट कौन हमारे साथ प्रस्तुत करेगा। सबसे पहला एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आ रहा है, व्हाट्स द रैशनल ऑफ यूजिंग गैल्वेनाइज्ड reinforcements inside concrete cover? एक बार फिर मैं सवाल, what's the rationale of using galvanized reinforcements inside concrete cover?
मैं एक बार फिर प्रोफेसर आनंद खन्ना जी को मैं अनुरोध करूंगी। प्रोफेसर साहब, आदरणीय राहुल जी, यदि आप भी कुछ इस सवाल पे अपनी कुछ दृष्टिकोण या हमें समझाएं। प्रोफेसर आनंद खन्ना जी और राहुल जी से भी मैं अनुरोध करूँ कुछ आप भी हमें मार्गदर्शन दें। जैसे मेरे लेक्चर स्टार्ट यहीं से हुआ था कि स्टील को, कंक्रीट स्ट्रक्चर को अगर हमें सेस्मिक प्रूफ बनाना है, टू रिस्ट्रेन इट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ ए डायनेमिक मूवमेंट, तो हमें उसके लिए उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ती है और उसके लिए हमें रीबार डालना पड़ता है। नाउ काफी समय से हम देख रहे थे कि इस नॉर्मल ब्लैक रीबार जब हम डालते हैं तो उसके अंदर कोरोजन होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। हमने काफी एग्जांपल देखे कि अगर हम एक ब्लैक बार डालेंगे तो ब्लैक बार डालने से जो भी मॉइस्चर या पोल्यूटेंट जाएंगे वो इमीडिएटली उस पर कोरोजन करेंगे। तो इस कोरोजन प्रोसेस को कम करने के लिए हम कई मेथड देखते हैं। गैल्वेनाइजेशन इज सिंपलेस्ट एंड द फर्स्ट मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील। आपने देखा होगा कि आज के स्टील प्लांट्स में जहां भी कोई रोलिंग प्रोडक्ट या दूसरा प्रोडक्ट बनता है उसी के साथ ही गैल्वेनाइजिंग का प्लांट होता है, ताकि हम स्टील कोरोजन पहले दिन से ही खत्म कर लें। सो हम गैल्वेनाइज प्रोडक्ट इसलिए कंक्रीट स्ट्रक्चर में डालते हैं, एक तो कोरोजन रिड्यूस करने के लिए और दूसरा गैल्वेनाइज प्रोडक्ट में कैथोडिक प्रोटेक्शन भी साथ में होता है। तो अगर इन दोनों को हम इकट्ठा ज्वाइन करें तो हम right from the beginning we can design a building from 75 to 100 years. बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर खन्ना। मैं आदरणीय डॉक्टर राहुल शर्मा जी, डायरेक्टर IZA इंडिया चैप्टर। राहुल जी, यदि आप भी हमें कुछ मार्गदर्शन दें इस सवाल के ऊपर कि राशनल क्या है यूजिंग गैल्वेनाइज्ड रीइंफोर्समेंट इनसाइड कंक्रीट कवर। राहुल जी प्लीज। खन्ना सर ने बहुत अच्छा जवाब दिया इसका, पर थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूं मैं कि as you know, concrete is very good in compression and weak in tension. और कंक्रीट क्या है, पोरस होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो कोरोसिव एलिमेंट्स हैं, क्लोराइड्स हैं, जो हवा में सॉल्टी एटमॉस्फेयर है, तो ये सारे क्या होता है, बिकॉज ऑफ पोरोसिटी इन द कंक्रीट, ऑल द कोरोसिव एलिमेंट्स वो अंदर जा सकते हैं स्टील की सरफेस तक, रीबार की सरफेस पर। और ये जो स्टील में जब कोरोजन स्टार्ट होता है तो जो कोरोसिव एलिमेंट होते हैं ये दीज आर वॉल्यूमिनस। वॉल्यूमिनस मतलब वो उसका वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, स्वेल करने लगती है स्टील वहां से। तो अब बिकॉज स्टील इज वेरी बैड इन टेंशन बट गुड इन कंप्रेशन, तो वहां से क्या होता है कि ये स्टील को धक्का देता है और उसके कारण से कंक्रीट जो है झड़ने लगता है रीबार की सरफेस से। तो मेरे ख्याल से गैल्वेनाइज्ड रीबार में ये प्रॉब्लम नहीं आती और इट एनहेंसेस द लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर। और इसीलिए गैल्वेनाइज्ड रीबार की जो लाइफ होती है डिपेंड्स ऑन द कोटिंग थिकनेस। पर फिर भी जो रणधीर राठौर जी ने अपने प्रेजेंटेशन में दिखाया कि दे विल बी यूजिंग 350 माइक्रॉन्स, सो आई विल प्रिज्यूम कि एक नॉर्मल जो कोरोसिव एटमॉस्फेयर है उसमें लाइफ दोगुनी मिलनी चाहिए स्ट्रक्चर की, जो ब्लैक रीबार की से लाइफ मिलती है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपने अगले सवाल की ओर जाऊंगी। मैं एक बार फिर प्रोफेसर आनंद खन्ना को हमारे साथ जोड़ूंगी। प्रोफेसर साहब, सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। हाउ इज जिंक कोटिंग इन CGR डिफरेंट फ्रॉम अदर कोटिंग्स लाइक इपॉक्सी? वंस अगेन प्रोफेसर आनंद खन्ना से अनुरोध करूंगी इस सवाल के लिए कि हाउ इज जिंक कोटिंग जो CGR में है वो कैसे विभिन्न है जब हम बात करते हैं अन्य कोटिंग लाइक इपॉक्सी। प्रोफेसर साहब प्लीज। किसी भी रनिंग प्लांट के अंदर जो कोटिंग थिकनेस है वो डिपेंड करती है कि हाउ मच टाइम द स्टील कम्स इन कांटेक्ट विद द मोल्टन जिंक। अब हमारे पास दो पैरामीटर हैं। एक पैरामीटर तो है कि जिसमें रीबार जो है कंटिन्यूअस मूव कर रहा है, उसकी मूवमेंट स्पीड, एंड सेकेंड that also decides the time duration in which the steel comes in contact with the liquid zinc. So the most important parameter to control the thickness is the speed of steel bar which moves on that thing. So the flow
and second parameter which can be slightly important will be the flow of the zinc, molten zinc itself. So ये दोनों पैरामीटर हम बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं कोटिंग थिकनेस को कंट्रोल करने के लिए. बट इन जनरल जो बेसिक थिंग है, they say that the coating thickness usually is from 35 to 40 micron. धन्यवाद प्रोफेसर खन्ना. मैं अगले सवाल के लिए वंस अगेन डॉक्टर राहुल शर्मा जी को आमंत्रित करूंगी. डॉक्टर साहब, सवाल ये आ रहा है, कैन गैल्वेनाइज्ड reinforcements be welded? Are there any special precautions, changes in procedures to be done while welding galvanized reinforcements? एक बार फिर डॉक्टर राहुल शर्मा जी, डायरेक्टर IZA इंडिया चैप्टर. डॉक्टर राहुल, यदि इस सवाल पे आप हमें मार्गदर्शन दें. थैंक यू. बहुत अच्छा और बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा है जिनने भी, जिस पार्टिसिपेंट ने भी ये क्वेश्चन रखा है. जनरली यस, कंस्ट्रक्शन साइट पर ये पहला क्वेश्चन रहेगा कि इसको वेल्डिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. तो मेरे ख्याल से वेल्डिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्या होगा, जब आप वेल्डिंग करते हैं तो वो सरफेस उस पॉइंट पर गर्म हो जाता है, वहां से जिंक क्या होगा, वेपोराइज हो जाएगा, राइट. उसके बाद आप एक नॉर्मल वेल्ड कर सकते हैं जैसा आप एक ब्लैक रीबार को करते हैं. इसमें दो चीजों का आपको ख्याल रखना पड़ता है. एक तो जब वेल्डिंग हो जाए तो वेल्डिंग के बाद क्या है कि वहां से जिंक हट गया है, तो वहां पर आपको वापस जिंक की एक कोटिंग करनी पड़ेगी. वो कैसे कर सकते हैं आप, वो उस जगह पर जहां आपने वेल्ड किया है वहां पर जिंक रिच पेंट मार्केट में मिलते हैं, अवेलेबल हैं, ब्रश पेंट की तरह, या स्प्रे कैंस मिलती हैं. अगर आपने वेल्डिंग की है तो उस पर्टिकुलर हिस्से पर जहां आपने वेल्डिंग की है वहां पर आप स्प्रे कैन से जिंक उस पर डिपॉजिट कर दीजिए, या पेंट ब्रश से उस छोटे से हिस्से पर लगा दीजिए. तो एक तो ये बड़ा सही तरीका है. दूसरा, एक आपको और ध्यान रखने की जरूरत है कि गैल्वेनाइज्ड रीबार या कोई भी आप रीबार कहीं यूज कर रहे हैं तो आपको बाई मेटेलिक कोरोजन नहीं होना चाहिए किसी भी दो मेटल का. तो मतलब अगर गैल्वेनाइज्ड रीबार यूज कर रहे हैं तो कोशिश ये करिए कि जो बांधने के लिए आप वायर यूज करते हैं सरियों को आपस में, वो भी गैल्वेनाइज्ड वायर हो. तो इस तरीके की अगर आप चीजों का ध्यान रखेंगे तो स्ट्रक्चर की लाइफ आपको 2 गुने से ज्यादा मिलेगी और कभी कोई कोरोजन की प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो बस ये है. थैंक यू. बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी राहुल जी ने हमें प्रस्तुत करी है. हमारे साथ इस वर्चुअल कार्यक्रम में जुड़े बहुत सारे हमारे साथी, विशिष्ट अतिथि, समय नियंत्रण की सीमा का पालन करते हुए मैं ये अब आखिरी सवाल होगा. बहुत सारे सवाल हैं चैट बॉक्स में, हम सब प्रयास करेंगे कि आपके सवालों का हम उत्तर ईमेल या अन्य वेब रिसोर्सेज द्वारा हम आप तक पहुंचाएं. आखिरी सवाल एक बार फिर मैं प्रोफेसर खन्ना को आमंत्रित करूंगी. सर, आप हमें मार्गदर्शन दें. सवाल बहुत दिलचस्प है. Is there a reduction in bonding of concrete to rebar due to galvanizing? Once again, Professor Khanna, यदि आप हमें इस उत्तर पे मार्गदर्शन दें. Is there a reduction in bonding of concrete to rebar due to galvanizing? मैंने आपको अपने लेक्चर में भी बताया था, जो मैंने पूरी एक टेबल दी थी. जब हम गैल्वेनाइज्ड रीबार को कंक्रीट में डालते हैं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है, घटती नहीं है. उसका रीजन बड़ा क्लियर है कि जब हम कंक्रीट पोर करते हैं गैल्वेनाइज्ड रीबार केजेस के ऊपर, तो फर्स्ट स्टेप जो होता है वो कंक्रीट और जिंक आपस में इंटरेक्ट करते हैं और पार्ट ऑफ द कंक्रीट एंड जिंक दे इंटरमिक्स. ये इंटरमिक्स से इट इज समथिंग लाइक दैट a virtual bond between the concrete and the zinc surface is formed. There is a very nice picture which shows that the, जैसे कहते हैं कि जिंक के पार्टिकल्स और कंक्रीट के रेशे वो आपस में एक दूसरे के अंदर जाते हैं और उससे बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है it is more than 100% compared to a black bar. So there is no fear at all कि galvanized bar में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो कम होती है. It is never reduced, it is actually increased from black bar. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर आनंद खन्ना. लेडीज एंड जेंटलमैन, सभी उपस्थित हमारे साथी, विशिष्ट अतिथिगण, सभी पैनलिस्ट जो कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हैं,
इस समय मैं सवाल जवाब की क्वेश्चन आंसर की इस श्रृंखला को समाप्त करती हूँ। अब मैं आदरणीय श्री संजीव गोयल जी, डायरेक्टर माधव केआरजी ग्रुप को आमंत्रित करूंगी। संजीव जी, यदि इस समय कार्यक्रम में क्लोजिंग रिमार्क्स हेतु कुछ शब्द आपकी ओर से। संजीव जी प्लीज। नमस्कार। सबसे पहले मैं ऑनरेबल स्टील मिनिस्टर, पेट्रोलियम मिनिस्टर हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। एक खास बात, उनके आशीर्वाद से ही हमारे एशिया में फर्स्ट जो सीजीआर प्लांट लगा है उसका उद्घाटन हुआ है और उन्होंने हमसे जो विचार साझा किए हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के सीईओ मिस्टर सुनील दिग्गल जी का और उनकी पूरी टीम का, जिनके मार्गदर्शन में हमने ये सारा काम किया है, उस प्रोजेक्ट को पूरा किया है। साथ में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर एंड्रयू ग्रीन जी का, डॉक्टर राहुल शर्मा जी की पूरी टीम का, जो तहे दिल से हमें इनिशिएट करते रहे इस प्रोजेक्ट के लिए। उनकी गाइडेंस में ही ये प्रोजेक्ट पूरा हुआ है और मैं आगे को भी उनसे यही मार्गदर्शन की उम्मीद चाहता हूं, ताकि टाइम टू टाइम वो हमें गाइड करते रहें, ताकि इसको हम और अच्छी तरह काम करने में हमें सहायता मिले। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी सारी टीम का, जिन्होंने लॉकडाउन के पीरियड में भी इतनी मेहनत से काम किया है और इसको टाइम से प्रोजेक्ट को पूरा किया है। मैं हमारे छोटे से छोटे स्टाफ मेंबर का भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जो पूरी मेहनत से हमारे साथ काम करते हैं। साथ में ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सभी गवर्नमेंट ऑफिसर, आर्किटेक्ट, माधव केआरजी ग्रुप के सभी चैनल पार्टनर्स, डीलर्स, जिन्होंने टाइम टू टाइम हमें सपोर्ट किया है। उन्हीं की बदौलत हम आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। इसी विश्वास के साथ, इसी आशीर्वाद के साथ मैं भगवान का भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमें इस लायक सक्षम बनाया है। और सबसे बड़ी बात, आज का दिन बहुत शुभ है। जो सर ने कहा है, प्रधानमंत्री, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हम इंडिया में जो काम कर सकते हैं वो लाजवाब है। हम उनकी सोच को मद्देनजर रखते हुए कोशिश करेंगे ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया काम करने की। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुनील गोयल जी। वंस अगेन इस खुशी के मौके पर, इस शुभ उत्सव पर बहुत बहुत आभार हम सभी की ओर से आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का, कि उन्होंने अपना कीमती समय आज के इस कार्यक्रम में हमें दिया और साथ साथ भारत सरकार की ओर से हमें प्रोत्साहन दिया कि किस प्रकार से एशिया की जो ये पहली सीजीआर फैसिलिटी है, ये अपने अंदर एक बहुत ही बेमिसाल योगदान देगा। हम एक बार फिर आदरणीय सुनील दुग्गल जी व उनकी समस्त हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की टीम को शुभकामनाएं देते हैं और उनका धन्यवाद भी देते हैं कि आज के इस कार्यक्रम को आपने सफल बनाया। डॉक्टर एंड्रयू ग्रीन, डॉक्टर राहुल शर्मा जी व इंटरनेशनल जिंक एसोसिएशन की समस्त टीम को भी शुभकामनाएं, बधाइयां और आगे काम करने के लिए, बहुत ही ज्यादा अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहन हम देना चाहते हैं। और साथ साथ इस महत्वपूर्ण उत्सव पर एक बार फिर आदरणीय सुधीर गोयल जी, जो कि एमडी हैं माधव केआरजी ग्रुप को, हम उन्हें बधाइयां देना चाहते हैं। माधव केआरजी ग्रुप, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, इंटरनेशनल जिंक एसोसिएशन अच्छा काम करते रहें, ईश्वर की कृपा से नेक कदम आगे बढ़ाते रहें और आज के इस वर्चुअल इनॉग्रल सेशन में, टेक्निकल सेशन में हमारे साथ जुड़े प्रोफेसर आनंद खन्ना जी, राठौड़ साहब, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद।
सभी उपस्थित साथी जो कि आज इस मीट में हमारे साथ हैं, we like to express our gratitude to you all for your support, commitment and dedication to ensure that we have development of infrastructure with sustainability and longevity. एक बार फिर सभी के लिए हम कहेंगे खुश रहें, स्वस्थ रहें, नेक कार्य करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ इस कार्यक्रम की समाप्ति के लिए मैं आज्ञा लेना चाहती हूँ। यदि सुधीर जी, डॉक्टर राहुल जी, डॉक्टर ग्रीन, सुनील दुग्गल जी, यदि आप मुझे इस समय आज्ञा दें कि आज के इस कार्यक्रम को हम समाप्ति की ओर आगे बढ़ाएं। सभी साथी Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much. Thank you so much. Thank you. जी बहुत बहुत शुभकामनाएं राहुल जी, डॉक्टर ग्रीन, राठौर साहब, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेडीज एंड जेंटलमैन, एज यू ऑल नो that we are there on live and मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि ये रिकॉर्डिंग हम मंत्रालय में भी साझा करेंगे कि किस प्रकार से बहुत ही उत्साहपूर्ण हमें रिस्पांस मिला है। हजारों की संख्या में व्यूअर्स हैं हमारे साथ इस समय लाइव सेशन में और हमें पूरी उम्मीद है कि आज के सेशन की जो प्रोसीडिंग्स हम मंत्रालय के साथ शेयर करेंगे, भारत सरकार का साथ सहयोग सभी सच्चे देशवासियों के साथ सदा रहेगा। अच्छे कर्म करें, देश की विकास की नींव को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। Thank you. Thank you so much. Thank you.